ठंड में देवरानी का एक, जेठानी का 10 तरह का डिनर। ठंडी रात में माला साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने ठंड से कांपती हुई अकेले ही मॉड्यूलर किचन में पुलाव, रायता, कढ़ी, चावल, मटर पनीर, छोले भटूरे, तंदूरी रोटी, गाजर का हलवा और आलू के पराठे बनाकर हॉल में गर्म कपड़े पहने पूरे परिवार को सर्व करती है। बहू, आजकल तुम्हें खाना बनाने में बहुत टाइम लगने लगा है। क्या करूं मम्मी जी, इतने सारे लोग हैं, सबकी फरमाइशें अलग अलग हैं। खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है और ऊपर से ये ठंड, हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं ठंड में। हाँ बहू, बात तो सही है तुम्हारी। कोई मदद करवाने वाला होता तो काम जल्दी हो जाता। भैया, हमें पता है कि आपका इशारा हमारी तरफ है। हम दोनों बहनें पढ़ाई करती हैं और ठंड में हमसे नहीं होगा ठंडे पानी में काम। आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। मेरे होते हुए आपको किचन में जाने की क्या जरूरत है। खाना खाकर वो सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और माला खाना खाकर सबके झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में ठंडे पानी से धोकर उन्हें व्यवस्थित रखकर अपने फिर कमरे में चली जाती है। अगली सुबह ठंड में माला स्वेटर पहने किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और उसके सभी घरवाले हॉल में हीटर के पास गर्म कपड़े पहने बैठे होते हैं। अरे आज ठंड को ज्यादा ही है। पता नहीं बहू इतनी ठंड में ठंडे पानी से किचन में काम कैसे करती है। तभी वहां माला चाय लेकर आती है और सबको देते हुए। जब परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर होती है ना, तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है और फिर इंसान न ठंडी देखता है न गर्मी, जिम्मेदारियां निभाता रहता है। बात तो सही है बहू। सबको चाय देकर माला फिर से किचन की तरफ जाने लगती है। तभी माला, रुको तो सही, तुम भी तो हमारे साथ चाय पियो। काफी दिन हो गए तुमने हमारे साथ चाय नहीं पी। मुझे इतना टाइम कहाँ है, अभी नाश्ता बनाना है, फिर पूरे घर की साफ सफाई करनी है, उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है और काम में हाथ बटाने वाला भी तो कोई नहीं है। भाभी जी, आपकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरा मन कर रहा है आपकी हेल्प करवाने के लिए देवरानी ले ही आऊं। बड़ा बदमाश है तू, सीधे सीधे बोलना, तुझे शादी करनी है। हाँ माँ, और क्या बोल रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। चल ठीक है, तेरे लिए ढूंढते हैं फिर अच्छी लड़की। मेरे दोस्त विकास की बहन है प्रीति। अगर शादी करना हो तो वो पढ़ी लिखी भी है और मॉडर्न भी है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर पसंद आई तो उसी से गोपाल की शादी करवा देंगे। ठीक है, मैं उससे बता देता हूँ कि कल हम लोग आ रहे हैं उसकी बहन को देखने। अब अगले दिन पूरा परिवार विकास के घर पहुंच जाता है और हॉल में चाय पीते और पकौड़े खाते हुए सभी लोग सलवार सूट के ऊपर विंटर कोट पहने प्रीति को देखकर। मुझे लड़की बहुत पसंद आई। देवर जी, आपको लड़की कैसी लगी? देखने में तो ठीक ही है, स्वभाव न जाने कैसा होगा। उन लोगों की बातें सुनकर प्रीति के बगल में खड़ा उसका भाई विकास। अरे रोहन यार, अगर तेरे भाई को मेरी बहन पसंद है तो वो उससे अकेले में बात कर सकता है। विकास के कहने पर प्रीति गोपाल को छत पर ले जाती है जहां ठंडी तेज हवा चल रही थी। आप अपने बारे में बताइए कुछ। मुझे घूमना फिरना, पार्टी करना और मूवीज देखना पसंद है। ये सब तो मुझे भी पसंद है। और खाना बनाना? खाना बना लेती हूँ ना, वो भी बहुत टेस्टी। गोपाल कुछ देर खामोश खड़ा रहता है। क्या हुआ आपको, और कुछ नहीं जानना? नहीं, जो जानना था वो जान लिया। अब हॉल में चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। हॉल में पहुंचकर गोपाल, मुझे प्रीति पसंद है। और मुझे गोपाल जी। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम शादी में देरी नहीं करेंगे। अब जल्द से जल्द प्रीति मतलब मेरी देवरानी को यहाँ से विदा करके अपने घर ले जाना चाहते हैं। अब रिश्ता पक्का होने के बाद जल्दी ही गोपाल की बारात बैंड बाजे के साथ प्रीति के घर आती है और शादी का जोड़ा पहने प्रीति के साथ 7 फेरे लेकर उसकी मांग में सिंदूर भर के और गले में मंगलसूत्र डालकर गोपाल उसे विदा करके अपने घर ले आता है। गोपाल के साथ गृह प्रवेश करके हॉल में स्वेटर और जैकेट पहने सभी घर वालों के बीच खड़ी प्रीति से सरिता। छोटी बहू, आज तुम आराम कर लो, कल तुम्हें पहली रसोई में कुछ स्पेशल बनाकर हमारा दिल जीतना है। गोपाल प्रीति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अगली सुबह प्रीति 16 श्रृंगार किए मोटी सी जैकेट पहने ठंड में हाथ मलती हुई किचन में पहुंचती है। यार बहुत ठंड है, हिम्मत ही नहीं हो रही ठंडे पानी में हाथ डुबोने की। प्रीति हिम्मत जुटा ही रही थी कि तभी स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़े ठंड में कांपती हुई उसकी जेठानी माला वहां पहुंचती है। देवरानी जी, क्या सोच रही हो? जेठानी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बनाऊं। देवरानी जी, इतनी ठंड में गाजर, बादाम या अखरोट के हलवे से बेहतर क्या ही हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं जेठानी जी।
अपनी जिठानी से आइडिया लेकर प्रीति फटाफट गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखकर घी और अखरोट का हलवा बनाती है और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर हॉल में हीटर के पास गर्म कपड़े पहने बैठे सभी घर वालों को सर्व करती है। वो सभी हलवा खाते हैं और छोटी बहू, हमें जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हलवा है। हलवा खाकर इतनी ठंड में गर्मी आ गई। बहू, तुमने इतना अच्छा हलवा बनाया है, बताओ पहली रसोई पर तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मम्मी जी, मैं हनीमून पर राजस्थान जाना चाहती हूँ। बहू, हनीमून? क्या हुआ पापा जी, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना देवरानी जी, मैं हनीमून पर नहीं गई थी, इसीलिए शायद पापा जी दुविधा में पड़ गए कि तुम्हें हनीमून पर भेजेंगे तो कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं। बड़ी बहू, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं हनीमून पर नहीं गई तो जरूरी तो नहीं कि मेरी देवरानी भी ना जाए। अगर वो जाना चाहती है तो जरूर जाएगी। अपनी जेठानी के सपोर्ट से प्रीति शाम को गोपाल के साथ हनीमून पर निकल जाती है। उनके जाने के बाद माला किचन में जाकर डिनर के लिए आलू मेथी, मटर पराठा, दम आलू, आलू भुजिया, पनीर पराठा, सूप, पूड़ी, गार्लिक नान और वड़ा पाव बनाकर कांपती हुई गाजर का हलवा बना ही रही थी कि तभी शॉल ओढ़े सरिता वहां पहुंचती है और बड़ी बहू, तुम कांप क्यों रही हो? मम्मी जी, आज ठंड ज्यादा है ना और किचन में ठंडे पानी से अकेले काम भी करना पड़ रहा है। मैंने तो तुम्हारे देवर की शादी इसीलिए करवाई थी ताकि तुम्हारी देवरानी काम में तुम्हारी मदद करवा सके, लेकिन तुमने तो उसे हनीमून पर भेज दिया। तो क्या हुआ मम्मी जी, इस उम्र में नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो फिर कब घूमेंगे फिरेंगे। और वैसे भी देवरानी जी को वापस आते ही उम्र भर तो रसोई संभालनी है मेरे जैसी। हाँ बहू, तुम्हारी बात तो सही है। माला से बात करके सरिता किचन से डाइनिंग हॉल चली जाती है। कुछ देर बाद माला 10 तरह का डिनर लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और सब लोगों को सर्व करती है। डिनर करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और हमेशा की तरह माला सब काम खत्म करके ही अपने कमरे में जाती है और बेड पर रजाई ओढ़ कर लेट जाती है। तभी उसके बगल में लेटा रोहन। माला, तुम तो आते ही सो रही हो, थोड़ी देर बात करते हैं ना। आज नहीं प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी उठना भी है। इतना बोलकर माला रजाई ओढ़कर सो जाती है। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन की दोपहर गोपाल और प्रीति हनीमून से वापस लौट आते हैं और हॉल में सोफे पे शॉल ओढ़े बैठी माला से, जेठानी जी, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, कुछ दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते ही माला किचन में पहुंच जाती है और 10 तरह की डिनर बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी पार्टी वेयर में प्रीति वहां आती है। देवरानी जी, ये क्या, तुम तो थकी हुई थी ना? हाँ जेठानी जी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे देवर जी मुझे मूवी ले जा रहे हैं। ठीक है, जाओ मजे करो। जेठानी जी, आप चिंता मत करो, मैं जाने से पहले पनीर टिक्का बना कर जाऊंगी। प्रीति फटाफट फ्रिज से पनीर निकालती है और कुछ देर में पनीर टिक्का बनाकर वहां से चली जाती है और माला रोटी सेकने लगती है। तभी किचन में सरिता आती है और अकेले माला को डिनर बनाता देखकर, बड़ी बहू, अब तो तुम्हारी देवरानी भी हनीमून से वापस आ गई, तो फिर तुम अकेले डिनर क्यों बना रही हो? मेरी देवरानी जी देवर जी के साथ मूवी देखने गई हैं, लेकिन जाने से पहले एक डिश बनाकर गई हैं। ये छोटी बहू भी ना जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं समझती, पहले हनीमून और अब मूवी। करने दीजिए ना मम्मी जी, मैं ये सब नहीं कर सकी तो क्या हुआ, मेरी देवरानी तो कर रही है। अपनी सास से बातें करते हुए माला एक बार फिर 10 तरह का डिनर बना देती है और डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोगों को सर्व करती है। डिनर करते हुए, मम्मी, हम दोनों बहनें अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना चाहती हैं। इतनी रात में तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी? जाने दो ना मम्मी जी, मेरी दोनों नंदों को मायके में तो अपने हिसाब से जी लेने दो, नहीं तो ससुराल में इनकी हालत मेरे जैसी हो जाएगी, अपने लिए जीना ही भूल जाएंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन मूवी देखकर सीधा घर आना। माला सबके बारे में सोचती थी लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता था, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने बारे में सोचना भूल गई थी। अगली सुबह आंगन की गुनगुनी धूप में सरिता के साथ बैठी माला चाय पी रही थी। तभी वहां उनकी पड़ोसन शारदा आती है। सरिता, पहले के मुकाबले तुम अभी मोटी लग रही हो। ठंड में मेरी बड़ी बहू 10 तरह का डिनर बनाकर जो खिलाती है, वजन तो बढ़ेगा ही। और तुम्हारी छोटी बहू? अभी छोटी बहू के हाथ का डिनर हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्या करती है तुम्हारी छोटी बहू? तभी नींद में नाइट गाउन के ऊपर जैकेट पहने प्रीति वहां आती है और, जेठानी जी, आपने मेले चाय बनाई है या नहीं? अभी लाती हूँ देवरानी जी, रुको 2 मिनट। इतना बोलकर माला वहां से उठकर किचन में जाती है। वह मेरी छोटी बहू देर रात तक काम करती है, इसीलिए सुबह देर से उठी है। सरिता से कुछ देर बातें करके शारदा अपने घर चली जाती है। सरिता और प्रीति भी वहां से उठकर हॉल में सभी लोगों के पास चली जाती है, जहां माला सबके लिए किचन से चाय और पोहे बनाकर लाती है। जेठानी जी, ठंड में पोहे कौन खाता है? ठंड में गरम गरम सूप मिल जाता तो मजा आ जाता। छोटी बहू,
तुम तो सिर्फ फरमाइशें करती जा रही हो। तुम ही तो किचन में जाओ और कुछ बनाकर हमें खिलाओ। हाँ छोटी भाभी, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कैसा खाना बनाती हो। नाना जी, मैं भी तो आपसे यही बात कह रही हूँ। जब से आई हूँ देख रही हूँ सिर्फ जेठानी जी ही किचन संभाल रही हैं। आपको मैंने किचन में देखा ही नहीं। अरे देवरानी जी, मेरे होते हुए नंदो को किचन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर तो रही हूँ। चलो बढ़िया है, मैं तो अब जा रही हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। मैं भी जाऊं, देखूं कौन सा काम अधूरा है। माला भी वहां से चली जाती है। फिर उसी रात डिनर बनाने के लिए स्वेटर पहने माला और जैकेट पहने प्रीति किचन में एक साथ पहुंचती हैं। देवरानी जी, आज तुम क्या बनाने वाली हो डिनर में? मैं तो पुलाव बनाऊंगी। इतना बोलकर प्रीति सिंक में चावल धोने लगती है। जेठानी जी, पानी तो बहुत ठंडा है। इतनी ठंड में भी आप 10 तरह का डिनर कैसे बना लेती हो? देवरानी जी, मुझे सबकी पसंद का ख्याल है, इसीलिए बना लेती हूँ। बड़ी ननद को कोफ्ते पसंद है, छोटी ननद को दाल मखनी, पापा जी को प्याज के पकौड़े, मम्मी जी को बाजरे की रोटी पसंद है, मेरे पति को तो दाल चावल चाहिए, और तुम्हारे पति को? मैंने तो आज तक पूछा ही नहीं उनसे। देवर जी को मशरूम पुलाव पसंद है। तो फिर उनके लिए वही बनाऊंगी। लेकिन जेठानी जी, आपको क्या पसंद है? सबके खाने से जो बच जाए, मुझे वही पसंद है। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी प्रीति का फोन रिंग करता है। प्रीति फोन रिसीव करती है और हाँ ठीक है, मैं तुझे अपनी जेठानी जी से पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर प्रीति फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। जेठानी जी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मुझे बुला रही है। मैं क्या करूँ? पार्टी में जाओगी और क्या करोगी? तो फिर डिनर? वो मैं देख लूंगी। हाँ, लेकिन मशरूम पुलाव तो मैं ही बनाऊंगी, पहले रेडी हो जाऊं। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और जब तक वो पार्टी गाउन पहनकर किचन में वापस आती है तब तक माला कोफ्ते, दाल मखनी, दाल चावल, बाजरे की रोटी, चने का साग, तवा रोटी, दलिया और सूप बना लेती है। जेठानी जी, आप तो डिनर बनाने में उस्ताद हो। आपने इतनी जल्दी 9 तरह का डिनर बना भी लिया। बस अब हलवा बनाना बाकी है। जब तक आप हलवा बनाओ तब तक मैं मशरूम पुलाव बना देती हूँ। प्रीति जल्दी से गैस चूल्हा जलाकर उस पर कुकर में चावल, मशरूम और कटी हुई सब्जियां डालकर मशरूम पुलाव बनाती है और हलवा बन जाने के बाद डाइनिंग हॉल में सभी घर वालों को माला अपना बनाया 10 तरह का डिनर और प्रीति सिर्फ एक डिनर सर्व करती है। ये क्या छोटी बहू, आज फिर तुम एक ही डिनर बनाकर लाई हो? जेठानी जी, आप संभाल लेना, अब मैं जाती हूँ, देर हो रही है। इतना बोलकर प्रीति वहां से चली जाती है। देवरानी जी को अपनी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही डिनर बनाया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन खाना खाकर तो जाती। खाना तो उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ भी मिल जाएगा। कम से कम स्वेटर पहनकर चली जाती, बाहर कितनी ठंड है। इन लोगों का डिनर खत्म होने से पहले ही प्रीति ऑटो से एक क्लब तक पहुंच चुकी थी, जहां बाहर पार्टी वेयर में खड़ी उसकी 3 फ्रेंड्स सुरभि, खुशी और हेमा उसी का इंतजार कर रही थी। प्रीति, शादी के बाद भी तो इस तरह क्लबिंग और मूवीज कैसे जा पा रही है? क्या सीक्रेट क्या है, हमें भी बता। इसे बोलते हैं एड़ा बनकर पेड़ खाना। मतलब मेरी जो जेठानी है ना, वो सीधी है। मैं उनके सामने मासूम बनती हूँ और वो मेरी बातों पर भरोसा कर लेती हैं। ऐसे कैसे? उन्हें तो शक होता होगा ना। अरे नहीं यार, उनको डिनर में 10 डिश कौन कौन सी बनानी है ये सोचने से फुर्सत ही नहीं। अब तुम सब पब के अंदर भी चलोगी या यही बातें करती रहोगी? बहुत ठंड लग रही है, 2 शॉट्स जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। इस बात से अनजान कि उनकी सारी बातें प्रीति का पड़ोसी विक्की पास ही खड़ा सुन रहा है, प्रीति अपनी सभी फ्रेंड को क्लब के अंदर ले जाती है और फिर अगली सुबह लगभग 10 बजे विक्की की मम्मी शारदा प्रीति के घर पहुंचती हैं और हॉल में पुरुषोत्तम के साथ बैठी सरिता से। सरिता, मुझे तुम्हारी बड़ी बहू से कुछ जरूरी बात करनी। कहाँ है वो? वो छत पर धूप में बैठी है, लेकिन हुआ क्या? वो मैं बाद में बताती हूँ। इतना बोलकर शारदा सीढ़ियों से होती हुई छत पर शॉल ओढ़े धूप में बैठी माला के पास पहुंचती है और माला बहू, ये बताओ तुम्हारी देवरानी कहाँ है और क्या कर रही है? मेरी देवरानी अभी अपने कमरे में सो रही है। रात में बर्थडे पार्टी से लौटने में देर हो गई थी ना। अच्छा, वो बर्थडे पार्टी में गई थी या कहीं और गई थी? मतलब मैं समझी नहीं। कल रात जिस क्लब में तुम्हारी देवरानी गई थी, उसी क्लब में मेरा बेटा भी गया था। उसने वहाँ जो भी देखा और सुना सब मुझे बताया। इतना बोलकर शारदा अपने फोन में प्रीति का क्लब के अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस करते हुए विक्की का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। ये देखो, जब क्लब के अंदर तुम्हारी देवरानी अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी तब मेरे बेटे ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। मेरी देवरानी ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रीति ने क्लब के बाहर जो कुछ भी कहा था शारदा वो सब माला से बताती है। मैंने अपनी देवरानी के भले के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। बहू, आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, भला करो तो बुरा ही मिलता है। इतना बोलकर शारदा वहां से अपने घर चली जाती है।
मिलने दो देवरानी जी को, आज बताती हूँ उन्हें। प्रीति पूरा दिन अपने कमरे में सोती रहती है। माला अकेले ही पूरे परिवार के लिए लंच बनाती है। सब लोगों को डाइनिंग हॉल में खिलाकर अकेले ही किचन सिंक में रखे बर्तन साफ करती है और फिर शाम होते ही हॉल में स्वेटर पहने बैठकर मेथी साफ करने लगती है। तभी अपने कमरे से गाउन के ऊपर स्वेटर पहने प्रीति उसके पास आती है और जेठानी जी। हाँ क्या हुआ, बोलो। वो क्या है ना, आज मैं आपके देवर के साथ मूवी जाने का सोच रही थी, तो आज का डिनर भी आप ही बना दोगी क्या? और मैं हमेशा की तरह एक डिश बना दूंगी। देवर जी के साथ मूवी देखने जाना है या किसी और के साथ कहीं और जाना है? आपके कहने का मतलब क्या है जेठानी जी, साफ साफ बताओ। प्रीति की आवाज सुनकर सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी माला उन सबसे शारदा की बताई बात दोहराती है और डिनर में सिर्फ एक डिश बनाकर घर से झूठ बोलकर मेरी देवरानी रात में पार्टियां करती है। तुमने ऐसा क्यों किया बहू? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं अपनी जेठानी की तरह सिर्फ रसोई में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। मुझे भी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी जेठानी को हमने रसोई में बांध रखा है? ना सिर्फ रसोई में बंधा हुआ है बल्कि जिम्मेदारियों के तले इतना दबा दिया है कि वो खुद के लिए जीना ही भूल गई हैं। मैं उनकी तरह नहीं रह सकती। देवरानी जी, घर की जिम्मेदारियां संभालना बोझ नहीं होता। जेठानी जी, घर की जिम्मेदारियां संभालने का मतलब ये नहीं है कि खुद की इच्छाएं मार लो। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि ससुराल में आकर सब लोगों को सिर्फ खाना बनाकर ही खिलाऊं। शायद आपने भी नहीं की होंगी। मैंने जो अभी अभी कहा उस बारे में सोचना जरूर जेठानी जी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा सारा मूड खराब कर दिया आप लोगों ने। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी के बीच बोलचाल बंद हो जाती है। फिर एक शाम माला किचन में गर्म कपड़े पहने डिनर के लिए मटन बिरयानी, कढ़ाई चिकन, लच्छा पराठा, गार्लिक नान, रायता, दाल मखनी, खीर, रसमलाई, डोसा और सूप बनाकर रखती है कि तभी वहां पार्टी वेयर पहने प्रीति आती है और फ्रिज में रखा पनीर निकालकर उसके स्लाइस काटने लगती है। एक तो इतने दिनों बाद बाहर जाने का प्लान बना था और इनके बहाने शुरू हो गए। तभी किचन में शॉल ओढ़े गोपाल आता है और प्रीति, मेरी बात तो सुनो। सच में मेरा सिर अचानक बहुत दर्द करने लगा। क्लब के शोर में मेरा सिर और दर्द करेगा। ठीक है, तो तुम मत जाओ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। प्रीति, रात के समय अकेली औरत का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे जाना है तो जाना है बस। और मैं आज पहली बार नहीं कि मैं अकेली जा रही हूँ, आज से पहले भी जा चुकी हूँ। गुस्से में प्रीति जब तक पनीर खिचड़ी बनाती है तब तक माला अपना बनाया 10 तरह का डिनर डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व कर देती है। वो सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति भी पनीर खिचड़ी लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और अपने पीछे खड़े गोपाल से, मैं अब जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रीति वहां से चली जाती है। छोटी बहू पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारियां समझेगी और कब सहेलियों के साथ मौज मस्ती करना बंद करेगी। समय रहते समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो न जाने आगे क्या होगा। माला और गोपाल के अलावा किसी को नहीं पता था कि प्रीति अपनी सहेलियों के साथ नहीं बल्कि अकेली ही गई है। अब डिनर करके वो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और माला झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। तभी वहां घबराया हुआ गोपाल आता है। भाभी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। प्रीति फोन भी पिक नहीं कर रही है और ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ है, कहीं गलत लोगों के चक्कर में न पड़ जाए। तो अपने भैया के साथ जाकर देवरानी जी को ले आओ। भाभी, सिरदर्द की वजह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस ठंड में घर से बाहर निकल सकूं और भैया से बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। ठीक है देवर जी, तुम चिंता मत करो। बताओ देवरानी जी किस क्लब में गई हैं, मैं ही जाकर उन्हें ले आती हूँ। हार्ट बीट क्लब। गोपाल से क्लब का नाम जानकर माला अपने रूम में जाती है और अलमारी में रखा पेपर स्प्रे निकालकर पर्स में रखती है। तभी बेड पर कंबल ओढ़े लेटा रोहन। तुम कहाँ जा रही हो? आती हूँ वॉक करके। और ये पेपर स्प्रे किस लिए है? पेपर स्प्रे आवारा कुत्तों के लिए है। बात घुमाकर माला लॉन्ग विंटर जैकेट पहनकर रूम से बाहर निकलती है और घर के बाहर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में दशरथ ऑटो वाला उसके पास आकर रुकता है। भैया, हार्ट बीट क्लब चलो। ऑटो वाले भैया दशरथ कुछ ही देर में माला को हार्ट बीट क्लब पहुंचा देते हैं। क्लब पहुंचकर माला देखती है कि क्लब के बाहर कुछ लड़के प्रीति को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मेरी शादी हो गई, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे पति के बिना क्लब में आती हो, लड़कों के साथ चिपक के डांस करती हो, शराब पीती हो और कहती हो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम जैसी लड़कियों को जिन्हें घर का काम करने से मौत आती है और अय्याशी करने में मजा आता है। अरे आज हम तुम्हें बताएंगे अय्याशी कैसे की जाती है। ये लफंगे मेरी देवरानी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऑटो से उतरकर भागकर उनके पास जाती हुई माला पर्स से पेपर स्प्रे निकालती है
और उन तीनों लफंगों की आंख में स्प्रे कर देती है। ऑटो वाले भैया दशरथ भी वहां पहुंचकर तीनों लफंगों की पिटाई कर देते हैं। घबराकर वो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। घबराई हुई प्रीति माला को गले से लगा लेती है और जेठानी जी, आज सही समय पर आकर आपने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो मैं अपनी ही वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। प्रीति के आंसू पोंछकर सिर्फ मैं ही नहीं, ऑटो वाले भैया ने भी तुम्हारी इज्जत बचाई है। यह तो मेरा फर्ज था बेटी। भैया, अगर आपकी तरह भारत का हर नागरिक बहन बेटियों की इज्जत बचाना अपना फर्ज समझने लगे तो हर दिन सैकड़ों या हजारों बहन बेटियों की इज्जत बच सकती है। चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। ऑटो वाले भैया दशरथ के ऑटो से दोनों देवरानी जेठानी जब तक घर पहुंचती है तब तक सभी घर वालों को माला की अनुपस्थिति के बारे में पता चल चुका था और वो सभी हॉल में इकट्ठा हो गए थे। छोटी बहू का तो पता है कि वो क्लब गई, लेकिन बड़ी बहू कहाँ गई? माला मुझसे वॉक का बोल कर गई थी। अरे नालायक, तुम उसके साथ नहीं जा सकते थे। बातें और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी ऑटो से उतरकर हॉल में पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सब राहत की सांस लेते हैं और छोटी बहू, बहुत हो गया। हम कुछ बोलते नहीं तो तुम बिल्कुल अपने आप को 30 मार खा समझने लगी हो। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि नहीं ससुराल के लिए। अगर तुम इस तरह पार्टियां करोगी, देर रात घर आओगी, लोग क्या कहेंगे? ससुर जी, इसमें जितनी गलती देवरानी जी की है उतनी ही गलती आपकी भी है। बड़ी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ जी। हर लड़की का अपने तरीके से जिंदगी जीने का सपना होता है और मायके में वो जीती भी है, लेकिन शादी करके जब ससुराल आती है तो उसे अपने सारे सपने मारने पड़ते हैं, क्योंकि ससुराल में नंदे, सास, ससुर, देवर और पति अपने छोटे छोटे काम की जिम्मेदारी भी बहू पर थोप देते हैं, जो आप सबने मेरे साथ किया और देवरानी जी ने देखा। और मैं अपनी जेठानी जी की तरह बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने भी कभी देवरानी जी को नहीं रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी देवरानी भी अपना मन मार कर रहे। दोनों बहुएं घर आ गई हैं और रात भी बहुत हो गई है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पुरुषोत्तम की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में जो कुछ हुआ उसकी वजह से अगले दिन घर में शांति छाई रहती है। माला नाश्ता और लंच बनाकर सब लोगों को खिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन शाम होते ही जैसी गर्म कपड़े पहने माला किचन में आती है तो देखती है कि वहां उसकी सास, दोनों नंदे और देवरानी को। अरे आप सब ये क्या कर रहे हो? गाजर काट रही सरिता। तुम भाषण बहुत देती हो बड़ी बहू। आटा गूंथ रही प्रीति। हाँ जेठानी जी, आपको राजनेता होना चाहिए था। आपकी बातों का लोगों पर बहुत असर होता है। सिंक में चावल धो रही सपना और गैस चूल्हे पर रखी कढ़ाई में मसाला भून रही साक्षी। भाभी जी, आपकी बातों से हमें समझ आया कि हमें भी ससुराल जाना है तो घर संभालने के गुण मायके में ही सीखने होंगे और अपना काम खुद ही करना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो सभी बातें करते करते 10 तरह की डिनर, शाही पुलाव, दम बिरयानी, समोसे, कचौड़ी, चिकन कबाब, रसमलाई, मिक्स वेज, पराठे, पूड़ी, चाट और खीर कब बना लेती हैं पता ही नहीं चलता। फिर एक एक करके वो सभी डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती हैं। अरे आज तुम सबने मिलकर डिनर बनाया तो कितनी जल्दी बन गया। अब से ऐसा ही होगा। घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं बल्कि हम सब की होगी। अब से कोई किसी पर अपना काम नहीं थोपेगा। अरे तुम सब बातें ही करती रहोगी या जल्दी से खाना परोस कर भी खाओगी? हमें मूवी देखने चलना है। इतनी रात में? हाँ माला, लेट नाइट शो है ना। जेठानी जी, अब से आपको ठंड में अकेले ही डिनर में 10 तरह की डिशेस नहीं बनानी पड़ेंगी। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। तो आप सबने देखा कि कैसे ठंड में जेठानी का 10 तरह का डिनर देखकर देवरानी सिर्फ एक ही तरह का डिनर बनाती थी और अंत में सब समझ गए कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक सदस्य पर नहीं थोपी जा सकती।